लेक्चर में किया था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज और सम सिंपल टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज 1.2.7 एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। हमने टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन देखना है कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मतलब हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है और हमने उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो हर बार पेपर में आता है, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये जर्नल है बच्चे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन नहीं आता। ये तो जर्नल आपने इसलिए करना है क्योंकि कई बार एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आ जाता है, लेकिन जो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है फॉर्मूला, ये आपने अच्छे से कर लेना। ये कई बार 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले देखिए, हमने टाइम पीरियड पहले भी डिफाइन करा था कि टाइम पीरियड होता क्या है। जो कंप्लीट टाइम लगता है किसी भी आपके पास पार्टिकल को एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टाइम टेकन बाय एनी पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। इसे हम कैपिटल टी से डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसका क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है। अगर हम जनरल देखें, वेलोसिटी एंड स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ना। तो ये हमारे पास क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लेके चल रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि बच्चे, जो आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि पार्टिकल पूरा क्या करता है, सर्कल कंप्लीट करता है। ठीक है, जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा। डिस्टेंस आपके पास हो जाता है 2 पाई, ये 2 और पाई, 2 पाई डिस्टेंस हो जाता है। तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो टाइम तो हमें पता नहीं, वो हमने फाइंड करना है। टाइम हमने कैपिटल टी ले लिया, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी लगेगा ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जितना टाइम टेकन होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड के इक्वल होता है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगा, कैपिटल टी लगा हमारे पास। और आपके पास एंगल, यहाँ पे जैसे वहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे हम एंगल लिखते हैं। एंगल क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो सिंपल हम डिस्टेंस कवर देखते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। लेकिन जब हमारे पास कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में रोटेट करते तब हम एंगल देखते। तो अब हम पूरा रोटेशन की बात करें, मतलब कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। और जो हमारे पास जर्नल वेलोसिटी होती है उसे हम v से डोनेट करते हैं, और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, मतलब जो सर्कुलर मोशन में आपके पास वेलोसिटी होती है, उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये w जो बना हुआ है ना, इसे हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा किसके इक्वल हो गया, 2 पाई बाय टी के इक्वल हो गया। मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू पहले पता होना चाहिए, ओमेगा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो बच्चा ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। और जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये आपने लर्न करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके, लीनियर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। वाई आपके पास डिस्टेंस ही है, एम्पलीट्यूड हम बोल सकते हैं किसी वेव का। एम्पलीट्यूड जो होता है ना, जैसे ये आपके पास कंप्लीट वेव है, जैसे ये आपके पास एक कंप्लीट वेव है। ठीक है, इसका एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला। मतलब ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वाई होता है, मतलब एम्पलीट्यूड, उसकी हाइट कितनी है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाई इधर मल्टीप्लाई में दूसरा के जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बाय वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये स्क्वायर है, दूसरे जाके रूट बन जाएगा। तो मेगा किसके इक्वल हो गया, ए अंडरूट ए बाय वाई। यहाँ पे मेगा की वैल्यू पुट कर दो, अंडरूट ए बाय वाई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टी की चाहिए। तो टी को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगी तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा वो इस साइड नीचे चला जाएगा। तो ये वाला जब इस साइड जाएगा और टी ऊपर आएगा तो वाई ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई अंडरूट वाई बाय ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। सिंपल 2 स्टेप में बच्चे, ये 3 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। 3 नंबर में कैसे आता है, जैसे आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 नंबर में ये आ जाएगा और साथ में कुछ आपको डेफिनेशन पूछ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, तो आपने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, मतलब 1/t। तो अगर हमें t का ये फॉर्मूला पता है तो इसका हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई। इसका रेसिप्रोकल होगा तो a ऊपर आ जाएगा, y नीचे चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो गया, 1/2 पाई अंडरूट ए बाय वाई। सिंपल। ठीक है बच्चे, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला 1 नंबर में कई बार आ जाता है एमसीक्यू में, लेकिन जो टाइम पीरियड वाला वो 3 नंबर में आता है। उसके बाद हमने ये 19 पेज नहीं करना कुछ भी, 20 पेज पे हमने 2 डेफिनेशन करनी है, फेस एंड फेस डिफरेंस। ये 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है, डिफाइन द फेस एंड फेस डिफरेंस। फेस का मतलब क्या है बच्चे, कि आपके पास कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एंगल के। एंगल मतलब फेस। तो अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली डेफिनेशन आप कर लेंगे,
phase of a vibrating particle at any instant is its state or condition regarding its position and direction of motion at that instant. अब जनरल लिख लेना बच्चे, फेस ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल मतलब फेस में भी डिफाइंड एज अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग पार्ट एट विच द वेलोसिटी एट विच द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज मूविंग, दैट इज नोन एज द फेस, सिंपल। उसके बाद फेस डिफरेंस क्या होगा, अगर मान लीजिए ये आपके पास सर्कुलर मोशन में यहाँ पे पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है यहाँ से, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, वो यहाँ से मूव कर रहा है, तो इन दोनों पार्टिकल्स में जितना एंगल का डिफरेंस होगा, मतलब फेस का डिफरेंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। जनरल बस दोनों की डेफिनेशन ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 22 पेज नंबर पे सीधा करना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जितना बताऊंगी बच्चे इसमें से इतना ही करना है आपने। पहले देखिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। सुपरपोजिशन मतलब क्या है बच्चे, कि आपके पास कोई दो वेव्स जा रही हैं तो वो किसी टाइम पे जाके क्या कर जाते हैं, सुपर इम्पोज कर जाते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाए, टुगेदर हो जाए। जैसे 1 + 1 2 हो गया तो हम कहेंगे कि 1 और 1 सुपर इम्पोज होके 2 बन गया, ऐड होके 2 हो गया। ऐसे जब दो वेव्स आपके पास आपस में ऐड होती हैं तब हम क्या बोलते हैं, वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कि अगर मान लीजिए एक वेव आपके पास बड़ी है, दूसरी वेव आपके पास छोटी है, तो दोनों वेव जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो सिंगल वेव बनेगी, तो उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं। तो जनरल इसकी आपके पास डेफिनेशन पहले करना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी in the medium when two or more waves arrive at the point at the same instant of time, that is known as the superposition of waves। इसका मतलब क्या है बच्चे, जैसे ये आपके पास जैसे ये एस डैश दिखाया हुआ है, ये एस डबल डैश दिखाई हुई, जो ये सारी वेव्स दिखाई हुई हैं, ठीक है, जो ये सारी वेव्स यहाँ पे भी हैं। जब यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे ये सारी वेव्स क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं, तब जाके वो क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन होगा। मतलब एक पॉइंट पे जाके सारी वेव्स जब इकट्ठी होती है, दो या दो से ज्यादा वेव्स इकट्ठी होती हैं, सिंगल वेव में वो कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जैसे जनरल में आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आगे आपका आएगा भी ये वाला डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वेव है, ये वाली, ठीक है, ये छोटी है वेव, ठीक है, और दूसरी मान लीजिए वेव मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कम है, अगर हम सेंटर वाली लाइन भी ड्रॉ कर दें तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड क्या ज्यादा है। ये दो वेव्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब जब ये दोनों वेव्स क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है कि दोनों की एनर्जी क्या होगी, रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। जो इसका क्रस्ट है वो इसके क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, जो इसका ट्रफ है इसका ट्रफ पे फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्रस्ट में जब ऐड हो जाएगा बच्चे, मान लीजिए ये इसका एम्पलीट्यूड मान लो 2 है, ठीक है, क्योंकि छोटा है मैंने 2 मान लिया, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ऊपर वाले का 3 है, क्योंकि ये बड़ा है मैंने 3 मान लिया। जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, सुपर इम्पोज होंगे, मतलब ऐड होना, प्लस होगा इनका, ठीक है। जब ये दोनों आपस में ऐड होगा तो 2 + 3 क्या होगा, 5 ही होएगा ना, क्योंकि ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है। दोनों ऐड होंगे तो आपके पास वेव क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब इनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो जो हमारे पास आगे वाली वेव आएगी उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। इसका ये क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ऊपर वाला ऊपर पे फॉल कर रहा है, तो ऐड होके 5 हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया। नीचे वाला नीचे पे फॉल करेगा, ऐड होके उसका भी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें से ये जो मैंने अभी लिखा ये इंटरफेरेंस है इसका मतलब, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। जनरल सुपरपोजिशन का मतलब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, जब आपके पास एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, 2 या 2 से ज्यादा वेव जब आपस में क्या करती है, इंस्टेंट करती हैं, आप एक पॉइंट पे कोलाइड करती हैं, तब हमारे पास क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है। एग्जैक्टली आपने ऐसे डेफिनेशन करना है ये वाला, द redistribution of energy in the medium when 2 or more waves arrive at a point at the same instant of time। एक ही पॉइंट पे अराइव करती है और सेम टाइम पे अराइव करती है, दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल, जैसे इसके बाद बच्चे आपने प्रिंसिपल करना है। इसका प्रिंसिपल का मतलब क्या कि अगर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स आपके पास मूव कर रही एक मीडियम में, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी, जो रिजल्टेंट मतलब जो इन दोनों से मिलकर आएगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगा ना, वही लिखा हुआ है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। मतलब कि जो नई वेव आएगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का ऐड होके आपके पास आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम होगा तो आपके पास नई वेव, इन दोनों इंडिविजुअल वेव्स का सम जो होगा आपके पास, उससे नई वेव बनती है। ये इसका क्या प्रिंसिपल है, तो आपने ऐसे ही लिखना है। इफ 2 or more waves जो आपके पास ट्रैवल कर रही है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इफ 2 or more waves ट्रैवलिंग इन द मीडियम, then that algebraic, then their amplitude would definitely be add in each other, or their algebraic sum will be, the resultant wave
मस्ट हैव द अलजेब्रिक सम ऑफ टू इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अलजेब्रिक सम होगा जो दो इंडिविजुअल वेव्स होंगी उनका। डेफिनेशन करना है, प्रिंसिपल करना है, प्रिंसिपल में इतना ही करना है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट से लेके, ठीक है, ये पॉइंट तक, यहाँ तक ये प्रिंसिपल करना है, सॉरी ये आपने प्रिंसिपल करना है। ठीक है बच्चे, और ऐसे ही आपने क्या करना है, जो ये प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद ऐसे ही आपने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। ठीक है, डेफिनेशन करनी है, प्रिंसिपल करना है, और उसके बाद देखिए बच्चे हमारे पास क्या है, जो ये है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन में हमारे तीन टाइप होते हैं, एक होता है इंटरफेरेंस जो हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है स्टेशनरी वेव्स, एक होता है आपके पास बीट्स। तीन तरह की वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सुपरपोजिशन की डेफिनेशन करनी है और उसका प्रिंसिपल, क्योंकि 3 नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड इट्स प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव आपने लिख के डेफिनेशन, फिर उसका प्रिंसिपल लिखना है 3 नंबर में। ठीक है, उसके बाद सुपरपोजिशन में आगे हमारे पास 3 टाइप आते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एंड देन स्टेशनरी वेव्स एंड देन आपके पास क्या, बीट्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इंटरफेरेंस से हम स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल में वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।